हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों ये है हमारा पॉलिटी। भारत के राजनीति शास्त्र का दोस्तों ये पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों अभी तक में दोस्तों हम करवाते हुए आ रहे हैं दोस्तों हम अपने सेशन में, जो कि आज दोस्तों पॉलिटी का चैप्टर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए दोस्तों, सारे एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग दोस्तों करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको शिक्षक भर्ती 4.0 बिहार का बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। जो कि दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों 2 सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। इसका दोस्तों थ्योरी एक सेशन में कंप्लीट हो गया है। सेकंड सेशन में दोस्तों 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन से हम लोग दोस्तों करेंगे। देखिए दोस्तों, जो अभी तक नहीं जुड़े फ्रेंड्स वो जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन सहित यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए फ्रेंड्स 60 61, देखो ये रहा हमारा 61 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए इसमें कथन और अभिकथन और कारण है फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए अभिकथन और कारण को आप लोग पढ़िए पहले। देखिए अभिकथन बोल रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए सेकंड है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों दोनों सही है, मगर व्याख्या सही नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ यही तो वो दिक्कत है। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारतीयवाद 1973 तथा मेनका गांधीवाद 1978 आदि के बाद से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया गया है, वहीं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। इस प्रकार कथन ये सत्य है फ्रेंड्स। दूसरी ओर भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, अतः कारण भी दोस्तों सत्य है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है फ्रेंड्स? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों यही है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो है दोस्तों ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है तब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13 के 2 यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाती है तो वह शून्य होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है फ्रेंड्स? ये है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को है फ्रेंड्स। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को इस संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है फ्रेंड्स? ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है फ्रेंड्स? ये सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है दोस्तों? ये दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय दोस्तों, भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे भारत का उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय को ही दोस्तों बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है दोस्तों, किसमें निहित है फ्रेंड्स? ये सर्वोच्च न्यायालय में निहित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
कथन और कारण है दोस्तों। पहले कथन हम लोग देख लेते हैं। कथन है, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कारण है इसका, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी, मतलब कि दोस्तों ये ऑप्शन कारण सही है फ्रेंड्स, मगर कथन गलत है दोस्तों। देखिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है दोस्तों, ये गलत है, आर सही है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है, तथापि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131 के ए के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध तथा अनुच्छेद 226 के ए के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे, तथापि 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इन्हें निरसित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं फ्रेंड्स? ये है दोस्तों मूल अधिकारों का परिवर्तन। ये दोस्तों इसके मतलब उच्च हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है, संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रीट निकाल सकते हैं। शेष सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की ही अधिकारिता में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया दोस्तों? ये संसद को दिया गया है। इसका सॉल्यूशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार फ्रेंड्स? ये है दोस्तों राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि तथा विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। ये दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही होगा, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्ष 1998 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत किया था। 3 जज केसेस के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में यह तीसरा था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया था कि उपयुक्त संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2, 3 इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 2 में है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। और 3rd में दोस्तों, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सॉल्यूशन इसका, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। फर्स्ट हो गया लोक महत्व के विषयों में विधि तथा विधि या तथ्य संबंधी। 2 है दोस्तों किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते या अन्य समकक्ष विषयों पर प्रथम प्रकार के मामलों में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु द्वितीय मामले में यह परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएं। अतः विकल्प सी सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, ऑप्शन ए देखिए सही होगा, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ऑप्शन 20 का सही है कि तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। देखिए तो इसका सोल्यूशन है, अनुच्छेद 143 के 1 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता या मांगता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना परामर्श दे सकेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा सिर्फ, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तब, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णयों की अभिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय का अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? ये ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह शपथ ली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नगत शपथ का प्रारूप संविधान के अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट देखिए, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? यह है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट देखिए, इसका सोल्यूशन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 139 के क सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 से 6 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों का अंतरण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट तथा सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची फर्स्ट में वाद है, सेकंड विषय है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वाद और विषय को सम्मिलित करना है फ्रेंड्स हम लोग को। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए हम इसका सोल्यूशन ही डायरेक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज दोस्तों, ये विषय था दोस्तों निवारक अवरोध की प्रक्रिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र भाषण पर रोक के विषय में था। और शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से संबंधित था फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए, शक्ति चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज, ये दोस्तों शक्ति इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स, संसद की शक्ति में। और चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज, ये शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु समानता से संबंधित था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये भी ऑप्शन इसका सही में नहीं दिया गया फ्रेंड्स, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, प्रश्नगत वादों में से कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज वाद तथा पश्चिम बंगाल राज बनाम सुबोध गोपाल वाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। प्रश्नगत विकल्पों में सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के सही विकल्पों को गलत माना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? दोस्तों ये दोस्तों अनुच्छेद नंबर 355, अनुच्छेद 355। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर संवैधानिक घोषित किया फ्रेंड्स? ये अनुच्छेद 355 है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघवाद में दिए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचाट अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया था। अनुच्छेद 355 में उपबंधित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टीडीएसएटी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। ये हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों टीडीएसएटी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल टीडीएसएटी की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्ट टैरिफ संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, HL दत्तू, तब TS ठाकुर, तब जगदीश सिंह खेहर। देखिए इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स एक बार, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रश्नगत मुख्य न्यायमूर्तियों का कार्यकाल इस प्रकार है। जस्टिस BP सिन्हा, मतलब जो कि 59 से 64, फिर जस्टिस BP गजेंद्र गडकर, फिर जस्टिस SR। दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये सीरियली दिया हुआ है दोस्तों, 2017 तक का इसमें दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को दोस्तों चौथी महिला जज है दोस्तों, जिन्हें कि अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। इससे पूर्व वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी। इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर तथा जस्टिस रूमा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुकी थी। 13 सितंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति हुई थी तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश थी। इसके पश्चात 13 अगस्त 2014 को जस्टिस R भानुमति तथा 27 अप्रैल 2018 को जस्टिस इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। इन्हीं के पश्चात 7 अगस्त 2018 को जस्टिस इंदिरा बनर्जी तथा 31 अगस्त 2021 को जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी एवं जस्टिस BV नगरत्ना सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी है तथा इस प्रकार अब तक जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 11 महिला जज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन चुकी हैं दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इसमें पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा था? यह है दोस्तों एल नागेश्वर राव। एल नागेश्वर राव। देखिए दोस्तों, 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। ये हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव। इनमें से एल नागेश्वर राव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे थे, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ये अगस्त 2003 से मई 2004 तथा 26 अगस्त 2013 से 18 दिसंबर 2014 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। इनके पश्चात वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला तथा कुल 8वीं व्यक्ति बनी जो सीधे अधिवक्ता से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुई थी। याद रखिएगा, इंदु मल्होत्रा और ये कौन थे दोस्तों, इंदु मल्होत्रा और एल नागेश्वर राव। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे थे दोस्तों? तो न्यायमूर्ति SK झा और बाद बाकी ये सब रहे थे, AK पटनायक, RV रविचंद्रन, AK माथुर। देखिए सॉल्यूशन इसका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रश्नगत मुख्य न्यायाधीशों में से न्यायमूर्ति AK पटनायक 2009 से 14 के मध्य, न्यायमूर्ति RV रविचंद्रन 2005 से 11 के मध्य तथा न्यायमूर्ति AK माथुर 2004 से 8 के दौरान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। और न्यायमूर्ति SK झा 1989 से 93 के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तथा वे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे दोस्तों। जैसे देखिए फ्रेंड्स, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन नाड़ा खातून बनाम बिहार राज्य वाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। और इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी इन्हें दाखिल किया था। और इन्हें जनहित याचिका की माँ, मदर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस समय PN भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई से 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय YV चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये दोस्तों न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इनमें से उपयुक्त सही है दोस्तों? देखिए ऑप्शन इसका सिर्फ 2 सही होगा। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका PIL के प्रयोजकों में से एक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सॉल्यूशन देखिए क्या, न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका PIL को प्रारंभ करने में प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, PIL है क्या है दोस्तों? ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। PIL पूर्ण रूप में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है दोस्तों? ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है, सही है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या भी ये कर रहा है। देखिए फिर इसका सोल्यूशन है, जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्याय के उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है दोस्तों कौन सा? ये है USA। लोकहितवाद मुकदमे में संकल्पना का उद्भव USA अमेरिका से हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है दोस्तों?
ये हुई है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? जनहित याचिका से। सॉल्यूशन इसका है, भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म, यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों से संबंधित है। तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक उचित उत्तर विकल्प बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये दोस्तों न्यायमूर्ति एएस आनंद को। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति एएस आनंद ने दोस्तों कहा था। देखिए फ्रेंड्स, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद जुडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक जोखिमवाद जुडिशियल एडवेंटूरिज्म नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संदर्भ में आत्मानुशासित एवं सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय कौन है दोस्तों? यह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखिए 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.वी. शाह एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर ए.आर. लक्ष्मण की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य वाद में दिए अपने निर्णय में यह अभी निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व जन मुकदमा संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है फ्रेंड्स? ये दोस्तों कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से दोस्तों ये संबंधित है फ्रेंड्स। सॉल्यूशन देखिए, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद 1997 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20 का स्पष्ट उल्लंघन माना था तथा इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से विहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद होता है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोयला आवंटन घोटाला विवाद। कोयला आवंटन घोटाला विवाद दोस्तों ये सही है। देखिए फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद की सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों भारत की धारा 355 दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के से संबंधित है फ्रेंड्स। ये समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। देखिए इसका सॉल्यूशन, 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। यहाँ तक है कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और हमारे सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है और ये चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। इसी के साथ दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट का टोटल क्वेश्चन विथ थ्योरी कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम लोग ने एक एक करके देख लिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला फ्रेंड्स वो है राज्यपाल, जो कि दोस्तों ये कल के सेशन में होगा। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया है दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।